हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। साथियों, आज से हम एनसीईआरटी के सामान्य विज्ञान के अध्ययन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो दृष्टि के बुक से लिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है, जो प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बुक है, क्लास 6 से क्लास 12 तक के, उस बुक से हम अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको चैप्टर बाय रहेगा, जिसका आज फर्स्ट वीडियो है, जो क्लास 6 के पहले चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, क्लास 6 के पहला चैप्टर है ये, और चैप्टर कौन सा है तो यह भोजन यह कहाँ से आता है। यह क्लास जो है आपको आगामी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बीपीएससी, टीआरई 4.0, बिहार एसएससी, और अभी जो रेलवे का निकल के वैकेंसी है ग्रुप डी का, इसके लिए और जितने भी सारे एग्जाम हैं कम्पिटिटिव, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को अवश्य देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाहारी में कौन आते हैं? सर्वाहारी वे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी, जिसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, वे क्या होते हैं तो सर्वाहारी होते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए तथा बी दोनों गुण होते हैं। इसके कुछ व्याख्या भी दिए हुए, तो देखते हैं व्याख्या क्या इसका क्या हुआ है। तो व्याख्या पढ़िए क्या दिया है। उत्तर तो सी हो गया, और व्याख्या पढ़िए क्या दिया है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं या जंतु उत्पाद को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो मांसाहारी कहते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, बी नंबर मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, डी नंबर ऑप्शन कहता है उपयुक्त सभी। तो कहता है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती है, क्यों करती है? क्योंकि ये मकरंद जो है वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध रहते हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ इन्हें एकत्र कर लेते हैं ताकि उन्हें पूरे वर्ष तक भोजन मिलता रहे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सही ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या दिया है, देखिए ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और व्याख्या पढ़ते हैं, देखिए व्याख्या पढ़िए। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ पूरा ऑप्शन तब आ जाएगा। तो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कहता है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा कथन क्या है कि सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाया जाता है। 3 नंबर कथन क्या है कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और 4 नंबर कथन को देखते हैं। तो क्या दिया है, कौवा मांसाहारी जीव है। नीचे पढ़ते हैं तो क्या दिया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन जो नहीं है उनको हमें छांटना है ऊपर 4 कथन में से। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पौधे एवं जंतु दोनों भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये कथन तो सत्य कथन है। हमें भोजन कहीं से भी मिलता है तो या तो हम पौधे से प्राप्त करते हैं या जंतु से प्राप्त होता है, हमें भोजन के रूप में जो भी प्राप्त होता है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियाँ खाया जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। सभी पौधे के हम जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प को नहीं खा सकते हैं। कुछ के पत्तियाँ खाते हैं तो कुछ के पुष्प खाते हैं, कुछ के फल खाते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी पौधे का सभी भाग खा लेते हैं, सभी पौधे के सभी भाग को हम नहीं खा सकते। कुछ पौधे हैं जिसके सभी भाग को खाते हैं, कुछ पौधे हैं जिसके एक ही भाग को खाते हैं, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को भी खाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जी बिल्कुल सही है। जैसे केले के पौधे को हम लेते हैं तो उसके तने को भी उपयोग करते हैं खाने में, फल का भी उपयोग करते हैं, फूल का भी उसका उपयोग करते हैं खाने में। आगे क्या दिया, कौवा मांसाहारी जीव है। तो कौवा मांसाहारी जीव नहीं बल्कि ये क्या है तो सर्वाहारी जीव है।
कौवा क्या है? सर्वाहारी जीव। तो इसमें कहता है कथन सत्य नहीं है, तो कौन से कथन सत्य नहीं है? 2 और 4 कथन सत्य नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो अगले इसमें व्याख्या दिया है, तो चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या देखिए क्या दिया, क्या सब दिया है कि सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधे के कुछ विशेष हिस्सा का ही प्रयोग खाने योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों के पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है। इसको याद रखें, सरसों के कौन कौन से चीज़ हम खा सकते हैं? पत्तियों तथा बीज को हम खाते हैं। अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा सर्वाहारी जीव है। कौवा क्या है? तो सर्वाहारी जीव है, मांसाहारी नहीं है। केवल मांसाहारी नहीं है, ये सर्वाहारी जीव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न को हमें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैचिंग है तो आप ध्यान से देखें। थोड़ा सा प्रश्न छोटा करें। चलिए सेट हो गया। अब पढ़िए प्रश्न को। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में देखिए क्या दिया है? शेर और बाघ। शेर और बाघ का मिलान इधर करेंगे तो यहाँ सब्जियाँ, सभी जंतु उत्पाद। सूची 2 में पढ़ते हैं तो सब्जियाँ दिया है, सभी जंतु उत्पाद। दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद। तो शेर और बाघ क्या करते हैं? तो दूसरे जंतु को खाते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा साथियों? 3। बी नंबर क्या है कि बी में दिया है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? तो शाकाहारी पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं? तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक एवं फूलगोभी का मैचिंग हम कहाँ कर सकते हैं? तो पालक और फूलगोभी क्या है? तो सब्जियां हैं, तो सब्जियां से मिलान कर देते हैं इसका। डी में दूध, पनीर, घी, दही, ये सब क्या है? तो जंतु उत्पाद है, इसका मिलान हो जाएगा 2 नंबर में। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन का छांटने का प्रयास तो करते हैं। तो यहाँ पर ए का क्या लिया है? 3। ए का मैचिंग 3 से, तो ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन में दिया है। बी का मैचिंग 4 से, ए बी दोनों में है। सी का मैचिंग कहाँ की है? तो 1 में, सी 1। यहाँ पर बी नंबर में हमको देखने को मिल रहा है, सी में 1। ठीक, और डी में क्या दिया है? दूध, पनीर, घी, इसका मिलन हम कहाँ किए थे? तो सभी जंतु उत्पाद, यानी डी के लिए 2। तो ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमें क्या मिल रहा है? तो डी, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिया गया है। जो चैप्टर क्या है? तो भोजन के घटक। चलिए चैप्टर नंबर 2 के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यस्य भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है या है? 1 खनिज लवण, ए नंबर में दिया है 1 में खनिज लवण, 2 विटामिन, 3 आहारी रेशा जिसे रुक्षांश भी कहते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए। तो इसमें कहता है जो 3 यहाँ पर दिए हुए हैं 3 नाम, कौन सा? खनिज लवण, विटामिन और आहारी रेशा। इसमें कौन पोषक तत्व है? तो इसमें जो पोषक तत्व की कैटेगरी में आएगा क्या आएगा? तो खनिज लवण आएगा, विटामिन आएगा। और आप कहेंगे कि आहारी रेशा क्या है? तो आहारी रेशा हम भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे सलाद लेते हैं, तो सलाद हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो आहारी रेशा है। तो वो, लेकिन हमें इससे कोई पोषक तत्व हमें नहीं मिलता, ये पोषक तत्व की कैटेगरी में नहीं आता है, इससे हमें कोई पोषण नहीं मिलता है। इसका काम क्या होता है आहारी रेशा का? हमारे जो हम खाते हैं आहारी रेशा खाते हैं, तो इसका काम क्या है? तो ये अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालता है मल के थ्रू, तो ये हमें अपच भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो यहाँ पर कहता है पोषक तत्व में सम्मिलित है, तो पोषक तत्व में कौन सम्मिलित होंगे? खनिज लवण और विटामिन, यानी 1 और 2। तो ऐसा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कहाँ है? तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर व्याख्या भी दिया है, तो चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या देखिए क्या कहते हैं? भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं, इसको याद रखेंगे आप। भोजन के मुख्य पोषक तत्व में क्या सब आता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा यानी रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं तो क्या है? भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। 3 में क्या कहता है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये बात भी सही है।
विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, ये बात भी सही है, यानी तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, डी नंबर ऑप्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या भी दिया है। ठीक, व्याख्या भी दिया है, आंसर तो हम डी बोल दिए। अब व्याख्या पढ़िए, व्याख्या में क्या दिया है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट में पढ़ते हैं तो क्या दिया है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यही बात हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि रुक्षांश का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, तो अपच्य भोजन को, बिना पचे यानी अपच्य भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए, क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं तो देखिए क्या दिया है। एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में कहता है अमीनो अम्ल, 2 में मंड, 3 में शर्करा। मंड को स्टार्च भी कहते हैं। उपयुक्त में कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन से नहीं है, तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में मंड और शर्करा आता है। एमिनो अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। तो हमें कहा गया कार्बोहाइड्रेट प्रकार कौन नहीं है, तो ए एमिनो अम्ल, तो इसके लिए एक, केवल एक, तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या दिया है तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। चलिए व्याख्या भी दिया है तो व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। तो व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए क्या, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। इस बात को याद रखें, आपसे बहुत बार क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के रूप क्या है, तो मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। और एमिनो अम्ल क्या है, तो एमिनो अम्ल एक प्रकार के प्रोटीन है। एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है, इस बात को याद रखें। एमिनो अम्ल क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं तो देखिए प्रश्न नंबर 4 नीचे भी कुछ दिया है, तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं फिर नीचे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि वसा भोजन का एक प्रमुख घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 3 कथन है और कहा क्या गया है नीचे देखिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर हमें सही कथन को चयन करना है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब 3 नंबर में देखते हैं तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कहता है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। अगर समान मात्रा में हो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और वसा का मात्रा समान मात्रा मिले तो हमें वसा से अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, न कि कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए सही कथन, तो सही कथन क्या हो जाएगा, तो सही कथन 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया साथियों, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा छोटा नहीं, आगे नीचे बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। 2 नंबर में जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिए। चलिए अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से,
उम्मीद करते हैं अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया था। क्या था पहला कथन कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि ये तो बात सही है। पहला, कुछ सीमा तक शरीर के आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ के में उपस्थित जल से ही हमारे शरीर को हो जाती है। और 2 नंबर भी सही है कि जल से हमारे शरीर के पसीने और मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट बाहर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है साथियों। चलिए पहले हम मैचिंग कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ से हम चयन करेंगे। तो ऑप्शन भी चयन कर लेंगे। पहले देखिए क्या कहता है कि सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया? अभावजन रोग यानी कमी से रोग। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जिसे दृष्टिहीनता या दृष्टिबाधिता भी कहते हैं। B1 विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? अभाव्य से क्या होता है? तो बेरी रोग होता है। सी विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। मिलाए तो सही थे लेकिन बोल गलत दिए थे। चलिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? तो रिकेट्स हो जाएगा। यानी क्या हम देख पा रहे हैं कि ए का मिलान 3 से, ठीक। चलिए यहाँ पर फिर से मिलाते हैं। ए का 3, B1 का, B का 1, C का 4, D का 2। तो 1 का 3, B का 1, C का 2 यहाँ पर B नंबर ऑप्शन में, और C का 4 है, C का 4, B नंबर नहीं, A नंबर पर आप ध्यान दीजिए। ए नंबर पर आप यदि ध्यान देते हैं तो ए में यही है कि 1 का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही मिल रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आगे व्याख्या दिया है तो व्याख्या पढ़ते लेते हैं इसका। चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए क्या सब दिया है व्याख्या में कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण। तो आपसे कभी कभी लक्षण भी पूछ लेता है। तो रतौंधी के लक्षण को याद रखें, या विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के लक्षण क्या सब हो सकते हैं? तो कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, ये होते हैं रतौंधी के लक्षण। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी रोग के लक्षण क्या है? तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बेरी रोग के लक्षण क्या है? तो बेरी रोग के लक्षण क्या है साथियों? तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? तो पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मसूरों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना ये किस रोग के लक्षण है? तो ये स्कर्वी के लक्षण है। या स्कर्वी का लक्षण क्या है? तो मसूरों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। अब डी नंबर में देखिए रिकेट्स के बारे में दिया है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और इसमें क्या होता है साथियों? इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है कि किस रोग में अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं? तो किस रोग में? तो रिकेट्स के रोग में। रिकेट्स रोग में अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। या ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है? तो विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है साथियों? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और कौन से कथन असत्य है ये छांटना है। तो विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। आँख का स्वस्थ रखता है, अभी भी हम पढ़े थे। आँख के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी होता है। तो ए तो सही है। बी विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये बात गलत है। घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। पीछे हम पढ़े विटामिन सी घाव भरने में सहायक, घाव भरने में अधिक समय लगता है किसमें? तो विटामिन सी की कमी अगर हो जाता है तो घाव भरने में अधिक समय लगता है, अभी हम पढ़े थे पीछे।
तो यहाँ पर कहता है B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये तो गलत हो गया। सी, विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में सहायता करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। डी, विटामिन डी की हमारी अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने के लिए सहायता करता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन कौन है, तो बी नंबर जो है असत्य कथन है, बी कथन असत्य है और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर देखिए क्या दिया, कथन वाला है, तो थोड़ा हम इसको सेट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन सेट हो गया, अब पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इधर खनिज दिया हुआ है और इधर अभाव्यजन रोग। किस खनिज की कमी से कौन से रोग होते हैं, पीछे हमने विटामिन की कमी से रोग पढ़ा था, यहाँ खनिज की कमी से। यहाँ पर मिलान दिया हुआ है, सामने लिखा हुआ है। अब कहता है कौन सा मिलान जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित है, कौन सा जो है सुमेलित है, यहाँ पर हमें चयन करना है। कैल्शियम अस्थिक्षय, कैल्शियम की कमी से अस्थिक्षय होता है, जी बिल्कुल ये तो सही मिलाया हुआ है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर होता है, ये बात भी सही है। लौह की कमी से दंत क्षय होता है, नहीं, लौह की कमी से एनीमिया हो जाता है, शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है लौह तत्व की कमी से। चलिए अब यहाँ पर कहता है क्या है कि युग्म सुमेलित है, कौन से युग्म सुमेलित है, तो 1 और 2, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सही मिलान किया गया है, सुमेलित मिलान है। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या दिया होगा तो व्याख्या पढ़ते हैं। आइए व्याख्या दिया हुआ है तो व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया कि लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभाव्यजन रोग कहते हैं, इस बात को ख्याल रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो अभाव्यजन रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। अगला पॉइंट दिया है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग का देखिए यहाँ पर लक्षण क्या है कि गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। तो कभी कभी लक्षण देकर भी रोग को नाम पूछ लिया जाएगा, तो जैसे कि अगर दे दिया कि गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता किस रोग के प्रमुख लक्षण है, तो घेंगा रोग के प्रमुख लक्षण है। या गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता के किस तत्व की क्या पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। आगे है कि लौह की कमी से अरक्तता होता है। लौह की कमी से क्या हो जाता है, अरक्तता। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होती है, ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा। तो किस कमी से वृद्धि जो है यहाँ पर, ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस कमी से हमारे शरीर की वृद्धि जो है वो उसमें कमी आ जाती है, तो वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो प्रोटीन। हमारे शरीर में वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे शरीर में वृद्धि जो है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज हमने क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रहें। चलिए।